Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 12th geography. The book name is Fundamental of Human Geography. It is chapter 6 and the name of the chapter is Secondary Activity. So let's proceed. सेकेंडरी एक्टिविटी उस एक्टिविटी को कहते हैं जो नेचुरल रिसोर्स या नेचुरली मिलने वाले प्रोडक्ट में थोड़ा सा वैल्यू ऐड करके उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है। यानी नेचुरल प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करके उसमें वैल्यू ऐड करके उसको थोड़ा सा चेंजेस ला करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाती है और वो फिनिश प्रोडक्ट नेचुरली मिलने वाले प्रोडक्ट से ज़्यादा वैल्यूबल बन जाता है। जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री क्या करती है, जो फील्ड में हमें कॉटन मिलता है पहले उसको यार्न यानी थ्रेड यानी धागों में कन्वर्ट करती है और फिर उसको उससे क्लोथ में कन्वर्ट कर देती है और क्लोथ का दाम आपके फील्ड में मिलने वाले कॉटन से महंगा हो जाता है। तो इस तरह से आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री काम करती है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि जो माइन से हमें आयरन मिलता है उसको हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में डाल करके स्टील में कन्वर्ट कर देते हैं और स्टील आपका रॉ आयरन और जो मिलता है उससे काफ़ी महंगा हो जाता है। तो जब इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन सेकेंडरी एक्टिविटी करती है तो उस नेचुरल प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड हो जाता है और वो वैल्यूबल बन जाता है। सेकेंडरी एक्टिविटी मोस्टली कंसर्न होती है मैन्युफैक्चरिंग यानी किसी नए चीज़ के प्रोडक्शन से, प्रोसेसिंग यानी उसमें कुछ चेंजेस लाने से, या कंस्ट्रक्शन यानी किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करने से रिलेटेड होता है। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री भी कहा जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि हाथों से बनाया हुआ हैंडीक्राफ्ट से लेकर के आयरन एंड स्टील को मोल्ड करना यानी मेटल्स को मोल्ड करने से लेकर हर चीज़ों को इसमें इस कैटेगरी में आती है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये सब आती है। हाथों, चाहे आप हाथ से बना रहे हो या किसी मशीन में डाल करके आयरन को मोल्ड करो, ये सब आपकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही आती है। मैन्युफैक्चरिंग का अगर लिटरली मीनिंग आप देखोगे कि उसका मतलब क्या होता है तो उसका मतलब होता है मेक बाय हैंड, हाथों से बनाया हुआ। मगर आज के डेट में सिर्फ हाथों से बनाया हुआ ही मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। आज के डेट में हर वो चीज़ जो मशीन भी बना रही है रॉ मटेरियल को यूज़ करके, जैसे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है मशीन, तो मशीन द्वारा बनाया गया चीज़ भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है। और मैन्युफैक्चरिंग से क्या होता है, नेचुरल प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड हो जाता है और वो काफ़ी वैल्यूबल बन जाता है अपने नेचुरल प्रोडक्ट के कंपेरेटिवली। कॉन्सेप्चुअली अगर आप इंडस्ट्री को विजुअलाइज करोगे, आप सोचोगे कि क्या होती है इंडस्ट्री, तो आपको विजुअल लेवल में इंडस्ट्री वो एरिया होती है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मगर रियलिटी में सिर्फ वो एरिया जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वही इंडस्ट्री नहीं होती। कभी कभी कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती, जैसे कि आपका इंटरटेनमेंट एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। आप उसको देख नहीं सकते पर वो भी फिर इंडस्ट्री के कैटेगरी में ही आती है। तो ये जो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इस यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या फीचर है इसको। तो उसके फीचर अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हो, इसमें होता है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें आपका लेबर में स्पेशलाइजेशन आ जाता है और कई तरीके के मेथड यूज किया जाता है इसमें प्रोडक्शन करने के लिए। तो क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं, इसमें हम दो तरह के मेथड यूज कर सकते हैं, एक क्राफ्ट मेथड और एक बल्क मेथड। तो क्राफ्ट मेथड वो मेथड होता है जिसमें आप उसी चीज का प्रोडक्शन करते हो जिसका स्पेशल ऑर्डर आपको कहीं से आया हुआ होता है। यानी कभी कभी कोई इंडस्ट्री स्पेशल ऑर्डर दे करके स्पेशल प्रोडक्ट बनाती है। तो क्राफ्ट मेथड में आप उस चीज़ का प्रोडक्शन करते हो जिसके लिए आपको स्पेशल ऑर्डर आपको मिली हुई होती है कि आप इसको स्पेशल तरीके से बनाओ। यानी कि उसमें या तो कंपनी का लोगो लगा दो या कंपनी के हिसाब से उसमें थोड़ा चेंजेस ले आओ। तो ये क्राफ्ट मेथड के अंदर आता है जो कि स्पेशल ऑर्डर पे बनाया जाता है। और क्योंकि इसको स्पेशल ऑर्डर में बनाया जाता है और उसको नॉर्मल तरीके से बनने वाले तरीके से बिल्कुल थोड़ा सा हट के बनाया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये आपका कॉस्टली होता है। दूसरा आपका प्रोडक्शन का मेथड क्या होता है, बल्क मेथड या मास प्रोडक्शन मेथड। तो बल्क मेथड एंड मास प्रोडक्शन मेथड वो होता है जहां पे आप लार्ज क्वांटिटी आप गुड को एक ही तरीके से बनाते हो, सेम तरीके से उसको बना रहे हो। और क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में बन रहा है ये गुड और
एक ही तरीके से बन रहा है एज यूजुअल नॉर्मल तरीके से, तो ये कंपेरेटिवली स्पेशल ऑर्डर में मिले गए प्रोडक्ट से थोड़ा सस्ता होता है। जो आपका जो क्राफ्ट मेथड में स्पेशल ऑर्डर पे बनाया जाता है कुछ क्वांटिटी में, वो आपका महंगा पड़ेगा, पर ये जो मास प्रोडक्शन होता है, जो रेगुलर बेसिस पे जैसा प्रोडक्शन चल रहा है उस बेसिस पे जब बनता है, तो वो आपका उस मेथड से थोड़ा कंपेरेटिवली चीप पड़ेगा। दोनों ही मेथड में, चाहे आप क्राफ्ट मेथड यूज करो या फिर आप बल्क मेथड यूज करो, दोनों में ही आपको स्किल्ड लेबर की जरूरत है। जब आप मशीन यूज कर रहे हो तो आपको स्किल्ड लेबर चाहिए उस मशीन को चलाने के लिए। तो ये जो लेबर होते हैं वो एक ही काम लगातार जब करते रहते हैं, कंटिन्यूसली एक ही काम करते रहते हैं और एक ही तरह का स्टैंडर्डाइज पार्ट को लगातार प्रोड्यूस करते रहते हैं कई दिनों तक, तो ये करते करते ये अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं और इनमें स्पेशलाइजेशन आ जाता है। और जब इनमें स्पेशलाइजेशन आ जाता है तो वो अपना एफिशिएंसी बढ़ा लेते हैं और कॉस्ट को घटा लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर देते हैं वो। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक तो आपका स्पेशलाइजेशन एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन था, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आपका इंडस्ट्रीज का, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है मैकेनाइजेशन। तो मैकेनाइजेशन यानी कि आप जानते हो कि बहुत सारी मशीनें यूज हो रही हैं आज के प्रोडक्शन करने के लिए, बहुत सारे गैजेट्स यूज होने लगे हैं और अब तो ऑटोमेशन का समय आ चुका है। ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन ये होता है कि जब आप जो ह्यूमन थिंकिंग है उसको करने के लिए भी आप मशीन कंप्यूटर को यूज करने लगते हो। आपको ह्यूमन की भी जरूरत नहीं है ह्यूमन थिंकिंग करने के लिए, यानी ह्यूमन को सोच करके जो फैसला लेता है कि हाँ अब इसके बाद ये करना है या ये बेस्ट तरीका है इसको करने का, जो ह्यूमन सोचा करता था, अब वो ह्यूमन की सोचने की जगह अब आप उसकी जगह पे मशीन या कंप्यूटर यूज कर रहे हो, उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। तो इतनी ज्यादा मशीन यूज होने लगी ना केवल प्रोडक्शन में बल्कि ऑटोमेशन से तो अब ह्यूमन थिंकिंग भी होने लग गई है और थिंकिंग के लिए भी ह्यूमन को रिप्लेस करके आप मशीन यानी कंप्यूटर को यूज करने लगे हो। तो दिस शोज दैट देयर इज लॉट ऑफ यूज ऑफ मशीन इन टूडेज इंडस्ट्री। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, वो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो ये जो मॉडर्न इंडस्ट्री है इसमें आप लार्ज लेवल पर नए नए रिसर्च, नए नए डेवलपमेंट करते रहते हो। हर समय आप ये सोचते रहते हो कि कैसे उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाया जाए। तो इस तरह का आप इनोवेटिव आइडियाज की सर्च हमेशा करते रहते हो, इसलिए हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहाँ पे होती रहती है कि क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे किया जाए, इनएफिशिएंसी को कम कैसे किया जाए, वेस्ट और पॉल्यूशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो किस तरह से अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाया जाए, इसके लिए लगातार वहां पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होती है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो आपकी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की होती है, वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ये इंडस्ट्री होती है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि उसमें आप लेयर होते हैं, तो वो कैसा होता है, जैसे कि उस स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स मशीनरीज हैं और डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी हर लेबर को अपना स्पेसिफिक काम करना है, जिसके डिवीजन ऑफ लेबर होने से स्पेशलाइजेशन आ जाती है। लार्ज वास्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पे, और वहाँ पे एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि बहुत सारे स्टाफ हैं, जो कुछ स्टाफ आपका एग्जीक्यूटिव वाले काम करते हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव या स्टाफ कैसे मैनेज किया जाए, एग्जीक्यूटिव स्टाफ मतलब किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए, किस तरह से चलाया जाए प्रोडक्शन को, इस तरह के काम देखने के लिए कई स्टाफ का होता है, कई बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें ये सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा होता है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कि वहाँ पे एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें आपको स्टाफ मिल जाएंगे बहुत सारे, कुछ स्टाफ आपके ऊपर लेवल पे होंगे, कुछ स्टाफ आपके नीचे लेवल पे होंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर के अंदर, एक स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर वर्क करती है ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जो फिफ्थ एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का है वो है अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो ये इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कि हर मतलब कुछ एरिया के बाद एक एक इंडस्ट्री हो, या हर पूरी जगह पे वर्ल्ड में ऑल ओवर वर्ल्ड इवन मतलब आपको इंडस्ट्री मिल जाए देखने को, ऐसा नहीं है। कम आपका जो 10% वर्ल्ड है, 10% वर्ल्ड का जो लैंड है उसमें आपको मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आपको दिख जाएगी।
तो बाकी की जो 90% है वहाँ पे बहुत कम इंडस्ट्री है। जो 10% लैंड है वर्ल्ड का, वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है, यानी इंडस्ट्री कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा है और कुछ जगह पे बहुत कम है। और जो ये इंडस्ट्री है वो उसको इतनी ज़्यादा एरिया की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर में क्या है, आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो आपको ज़्यादा लैंड चाहिए, ज़्यादा आपको फील्ड चाहिए, मगर इंडस्ट्री के लिए ऐसा रिक्वायरमेट नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन इंटेंसिटी होती है वो हाई होती है। छोटे एरिया में भी आप बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर सकते हो कंपेयर टू एग्रीकल्चर। और ये जो इंडस्ट्री है मोस्टली उसी जगह पे इस्टेब्लिश होती है जहाँ पे इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करने का कॉस्ट कम पड़े। तो ज़्यादा या तो अपने रॉ मटेरियल के सोर्स के पास, या तो अपने मार्केट के पास, या तो ट्रांसपोर्टेशन का जहाँ कॉस्ट घटाया जा सके, ऐसे एरिया में ये चूज़ करती है कि अपना उस जगह पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करे जहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। तो ये सब आपकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्री के लोकेशन को। यानी अगर आप कहीं पे इंडस्ट्री लोकेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कुछ फैक्टर्स को एनालाइज करोगे। अगर वहाँ पे ये फैक्टर होगा तभी आप वहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना पसंद करोगे। इसी तरह से कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करता है। तो किस किस फैक्टर्स को वो देखता है बिफोर इस्टेब्लिशिंग ए इंडस्ट्री, तो वो देखेंगे हम। जो पहला देखता है वो क्या देखता है, एक्सेस टू द मार्केट। तो वो देखेगा कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो इंडस्ट्री में किस लिए कर रहे हो, आप कर रहे हो ताकि उसको आप मार्केट में सेल कर सको, ज़्यादा क्वांटिटी में उसको सेल कर सको। तो आप क्या देखोगे कि आप उस जगह पे हो, उस जगह से पास में हो जहाँ पे मार्केट हो, तो ताकि आप ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में खर्च किए बिना तुरंत अपने प्रोडक्शन के बाद आप जाकर के मार्केट में उसको सेल कर सको। तो ये मार्केट कहाँ पे होती है ज़्यादा, मार्केट उस जगह पे ज़्यादा होती है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगा। यहाँ पे कम पॉपुलेशन है वहाँ कम डिमांड होगा। तो स्पेशली ये जो इंडस्ट्री होती है पॉपुलेटेड एरिया में ज़्यादा सेटल दिखेंगी आपको। साथ में उस जगह पे भी आपको सेटल दिखेंगी जहाँ के लोगों का परचेसिंग पावर अच्छा हो। परचेसिंग पावर यानी खरीदने की कैपेसिटी। मान लो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है मगर आपका प्रोडक्ट इतना वैल्यूबल है कि वो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको खरीद नहीं सकते, फिर आपको वहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने का मतलब नहीं बनता। तो आप क्या देखोगे कि उस जगह पे भी इस्टेब्लिश करो जहाँ पे लोगों के पास पैसा हो, जिनकी परचेसिंग पावर, खरीदने की कैपेसिटी ज़्यादा हो। तो ज़्यादातर इंडस्ट्री कहाँ सेटल होती है, वहाँ पर जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो या फिर वहाँ पर जहाँ पे लोगों की परचेसिंग पावर ज़्यादा हो। तो ये आपको मिल जाएगा यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका की कंट्री जहाँ पे परचेसिंग पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये रिच कंट्री है। तो यहाँ के लोग आपके रिच हैं और उनकी परचेसिंग पावर ज़्यादा है, तो आप वैल्यूबल प्रोडक्ट की इंडस्ट्री वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हो। मगर जब आप एशिया में आओगे, आपका साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये दोनों ये एरिया, ये रीजन आपका क्या होता है, पॉपुलेशन के वाइज बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। तो इस जगह पर भी बहुत सारी बेसिक नीड की इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि आपकी बेसिक डेली यूज़ की प्रोडक्ट्स बनाती है। क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो डेफिनेटली उस पॉपुलेशन ज़्यादा तो डिमांड भी वहाँ से ज़्यादा आएगा बेसिक डेली यूज़ के प्रोडक्ट का। तो उस इंडस्ट्री को मोस्टली इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेफर करते हैं उस एरिया में सेटल करने का जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसीलिए आप देखोगे कि साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया दोनों जगह पे भी आपको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेशन दिखेगा। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसका जो अपना प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में बेचती है। तो ग्लोबल मतलब कि हर कंट्रीज उसको उसका प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो ये इंडस्ट्री उतना देखती नहीं कि मैं मार्केट एरिया के नज़दीक अपने आप को सेटल करूं, क्योंकि उनके जो इंडस्ट्री है उसका प्रोडक्ट का तो डिमांड सभी कंट्री से आता है। जैसे कि आप सोच लो आर्म इंडस्ट्री, हर कंट्री को आर्म से रिलेटेड अपनी चाहिए होता है प्रोडक्ट। और या फिर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ये लोग को भी हर कंट्री को अपना एयरक्राफ्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट भी चाहिए होता है। तो ये इंडस्ट्री उतना नहीं देखती कि मैं पॉपुलेटेड एरिया या परचेसिंग पावर कैपेसिटी वाले एरिया में इस्टेब्लिश करूं, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट की डिमांड ग्लोबल लेवल पे होती है। तो एक्सेस ऑफ मार्केट के बाद आप नेक्स्ट को किस फैक्टर को एनालाइज करोगे अपना इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, वो है एक्सेस टू रॉ मटेरियल। अब इंडस्ट्री आपको पता है फिनिश प्रोडक्ट बनाती है रॉ मटेरियल को यूज करके, तो डेफिनेटली वो देखेगी कि रॉ मटेरियल के आसपास ये अपने आप को सेटल कर दे ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट
कम हो जाए। स्पेशली वो इंडस्ट्री जिसके जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी बल्की होता है, काफ़ी भारी हेवी होता है, भारी मतलब उसके जो वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस तरह की जो इंडस्ट्री वो स्पेशली प्रेफर करती है कि मैं अपने रॉ मटेरियल के सोर्स के आसपास ही अपना इंडस्ट्री को सेटल करूं। और कुछ इंडस्ट्री जो जैसी होती है, जो कुछ रॉ मटेरियल ऐसा होता है वो आपका ना समय के साथ या तो वेट गेन कर लेता है या तो वेट लूज कर देता है। तो इस तरह की जो इंडस्ट्री होती है, जब आप उसको फार्म से या फिर रॉ मटेरियल के सोर्स से लेते हो तो उसका वेट कुछ और आता है, पर जब आप उसको इंडस्ट्री तक पहुंचाते हो इंडस्ट्रियल एरिया में तो उसका वेट कुछ और क्वांटिटी में आ जाता है। तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है इससे। तो ये लोग ज़्यादातर प्रिफर करते हैं कि ये अपने रॉ मटेरियल के सोर्स के आसपास ही अपनी इंडस्ट्री को सेटल कर ले। जैसे आपका एग्जांपल देख लो शुगर केन इंडस्ट्री का। अभी शुगर केन क्या है, जब आप उसको फ्रेश फील्ड से लोगे और उसका वेट करोगे तो वो ज़्यादा वेट आएगा उसका। मगर आप उसको ट्रांसपोर्ट दूर तक कर रहे हो और 2 दिन लग रहा है उसको वहां जाने के लिए, तो क्या हो जाता है, वो सूख जाता है, उसका रस थोड़ा कम हो जाता है, उसका जूस थोड़ा कम हो जाएगा और उसका वेट भी कम हो जाएगा। तो इसी तरह से कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो वेट लूजिंग और वेट गेनिंग प्रोडक्ट होते हैं। या तो मॉइस्चर लेकर के वो वेट इंक्रीज कर लेते हैं या मॉइस्चर लूज करके वो वेट को लूज कर देते हैं। तो इस तरह की जो रॉ मटेरियल होती है, तो ये इसकी इंडस्ट्री मोस्टली प्रेफर करती है कि अपने रॉ मटेरियल के सोर्स के पास ही अपने आप को इस्टेब्लिश करे। जैसे कि आपका सीमेंट इंडस्ट्री, आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये सब आपका प्रिफर करेगा आपके रॉ मटेरियल के सोर्स के पास इस्टेब्लिश होना। डेयरी प्रोडक्ट की इंडस्ट्री भी आपको प्रिफर करेगी अपने रॉ मटेरियल के सोर्स के पास इस्टेब्लिश करना, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क क्या होता है, पेरिसेबल प्रोडक्ट होता है, जल्दी खराब हो सकता है। तो आप उसको बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट करके ले जाओगे तो जब तक वो पहुंचेगा तब तक उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये डेयरी प्रोडक्ट की इंडस्ट्री भी आप प्रेफर करोगे कि वो इंडस्ट्री भी प्रेफर करेगी कि अपनी रॉ मटेरियल के सोर्स के पास इस्टेब्लिश हो। तो ये एक्सेस टू रॉ मटेरियल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अपनी इंडस्ट्री को सेटल करने के लिए। रॉ मटेरियल के सोर्स को भी एनालाइज किया जाता है। थर्ड फैक्टर जो आप एनालाइज करोगे, आप कंसीडर करोगे अपने इंडस्ट्री को सेटल करने से पहले, वो है एक्सेस टू लेबर सप्लाई। क्योंकि अब इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आपको स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर, दोनों तरह की लेबर की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो आप डेफिनेटली देखोगे कि वो जगह पे आप अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करो जहाँ पे आपको लेबर ईजिली अवेलेबल हो जाए। पर अब क्योंकि मशीनों का दौर आ चुका है, ऑटोमेशन, यानी कि आप लोग थिंकिंग के लिए भी आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो, ह्यूमन को नहीं यूज़ कर रहे हो, और फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी आ गई, काफ़ी चेंजेस हो सकता है। तो आज के ज़माने में जो मशीन का जो दौर आया है तो लेबर का जो डिमांड थोड़ा कम हो गया है। तो अब उस एरिया में भी इस्टेब्लिश करना लोग प्रीफर करते हैं जहाँ मशीन अच्छे से मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए इंस्टेड ऑफ लेबर। तो लेबर को डेफिनेटली कंसिडर किया जाता है, पर मशीनों ने उसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम कर दिया है। फोर्थ जो फैक्टर आप एनालाइज करोगे बिफोर इस्टेब्लिशिंग ए इंडस्ट्री, वो है एक्सेस टू द सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी आपको पता है आप मशीन चला रहे हो तो मशीन को चलाने के लिए पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो डेफिनेटली जहाँ पे एनर्जी सोर्स हो, जहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ज़्यादा मिल सके, उस सोर्स में आप इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करोगे। स्पेशली कुछ इंडस्ट्री होती है जो बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है, वो इंडस्ट्री तो बिल्कुल प्रेफर करती है कि वो एनर्जी सोर्स के आसपास हो। जैसे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री आपकी प्रीफर करेगी कि वो एनर्जी सोर्स के आसपास हो। तो पहले तो कोल यूज़ किया जाता था एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब पेट्रोलियम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का दौर है तो अब ज़्यादातर इसे यूज़ किया जा रहा है। फिफ्थ फैक्टर जो आप कंसिडर करोगे अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने से पहले, वो है एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन का कितना इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए। आप रॉ मटेरियल के सोर्स से इंडस्ट्री तक ले जाते हो, फिर इंडस्ट्री में जब फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो इंडस्ट्री से फिनिश प्रोडक्ट को लेकर के मार्केट तक जाते हो। तो ये दोनों के लिए ही आपको गुड सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो आप उस जगह पे इंडस्ट्री सेटअप करोगे जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एफिशिएंट एंड स्पीडी हो, यानी कि वो स्पीड अच्छा खासा वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, वहाँ का रोड सिस्टम अच्छा हो ताकि स्पीड से वहाँ पे ट्रक्स या कोई और व्हीकल चल सके। तो वेल डेवलप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा तो आप डेफिनेटली वहाँ पे प्रेफर करोगे इंडस्ट्री को सेटल करना। जैसे आप एग्जांपल देख लो, वेस्टर्न यूरोप एंड साउथ नॉर्थ अमेरिका, ये 2 रीजन ऐसे हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है
और क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा, आपको बहुत कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज दिखेंगी वहाँ पे आपको। साथ में हमें कम्युनिकेशन सिस्टम भी चाहिए अपने इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए। कम्युनिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपके इंडस्ट्रीज में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो आपको एक्सचेंज करने पड़ते हैं, शेयर करने पड़ते हैं एक दूसरे से। तो ये आपका पॉसिबल कब कैसे हो सकता है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छी होगी तभी ये पॉसिबल होगा। तो आप डेफिनेटली प्रेफर करते हो कि उस एरिया में अपना इंडस्ट्री खोलो जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़िया हो। नेक्स्ट फैक्टर जो आप कंसिडर करोगे अपने इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए, वो है गवर्नमेंट पॉलिसी। तो देखिए, गवर्नमेंट भी तरह तरह की पॉलिसी अडॉप्ट करती रहती है रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे। किसी जगह पे तो वो इंडस्ट्री के फेवर में पॉलिसी बनाएगी और किसी जगह पे वो इंडस्ट्री के फेवर में नहीं बनाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे आप दिल्ली देख लो, वहाँ पे ऑलरेडी इतनी इंडस्ट्री है कि गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि वहाँ पे और इंडस्ट्री खोले। तो वहाँ पे इंडस्ट्री खोलने के लिए वो डिस्करेज करेगी इंडस्ट्रियलिस्ट को, और वहाँ पे डिसइंसेंटिव देगी, यानी आपको वहाँ इंडस्ट्री खोलना है तो हैवी टैक्स देना पड़ेगा। मगर किसी किसी एरिया में, जैसे कि आपका जो रिमोट एरिया है जहाँ पे अभी तक इंडस्ट्री आई नहीं है, पर गवर्नमेंट चाहता है कि वहाँ पे इंडस्ट्री आए, तो वहाँ पे वो आपको इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए इनकरेज करेगी, टैक्स कंसेशन देगी, आपको बहुत सारे रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी देगी आपको, मतलब कि आपके लिए कुछ लॉ को वो मॉडिफाई भी कर सकती है। तो इस तरह से अब वो आपको कंसेशन देके आपको इनकरेज करेगी कि वहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करो। तो अगर किसी को इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है तो उसको ये भी वो कंसिडर करता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे चल रही है उसके इंडस्ट्री को लेकर के। अगर वो फेवरेबल होगा तो वो वहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेगा, अगर वो फेवरेबल नहीं होगा तो वो वहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं करेगा। नेक्स्ट को जो फैक्टर है, जो लास्ट फैक्टर है जिसको आप कंसीडर करोगे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, वो है एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स एंड लिंक्स बिटवीन द इंडस्ट्री। अभी कोई कोई इंडस्ट्री ऐसी होती है ना जो लिंक होती है, एक दूसरे से लिंक होती है। इसका कुछ पार्ट वहाँ पर प्रोड्यूस हुआ एक इंडस्ट्री में, और वो पार्ट्स दूसरे इंडस्ट्री में गया, फिर वो दूसरे से तीसरे इंडस्ट्री में गया, या फिर उसका पार्ट्स एक इंडस्ट्री से आ रहा है, वो सारे असेंबल एक दूसरे इंडस्ट्री में हो रहा है। तो ये लिंक रहती है, एक दूसरे से लिंक होती है। तो ये लोग क्या प्रेफर करते हैं कि एक दूसरे के आसपास में ही इस्टेब्लिश हो। अगर मुझे जो मेरा कंपोनेंट्स है वो इस इंडस्ट्री से आ रहा है तो मैं इसके पास ही इस्टेब्लिश करूँ अपना इंडस्ट्री। तो इसको कहा जाता है एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स और लिंक बिटवीन द इंडस्ट्री। तो ये जो लिंक इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपने एक दूसरे के आसपास ही इस्टेब्लिश होना अपने लिए बेनिफिशियल समझती है, ताकि ये सेविंग कर सके अपने और प्रोडक्शन को जल्दी, क्विकली एंड लेस कॉस्ट में कर सके। तो इसलिए वो अपने लिंक इंडस्ट्री के आसपास प्रेफर करेंगी इस्टेब्लिश होना। अभी एक इंडस्ट्री होती है फुट लूज इंडस्ट्री। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप देख लो। फुट लूज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो स्पेसिफिक रॉ मटेरियल के पास ही इस्टेब्लिश हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इनका ऐसा नहीं हो कि इनका रॉ मटेरियल बहुत हेवी है या वेट गेनिंग या वेट लूजिंग इन रॉ मटेरियल है, जो कि आपको रॉ मटेरियल के आसपास ही अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। इनके कंपोनेंट्स पार्ट्स आते हैं, इनको अपने इंडस्ट्री में उसको असेंबल करना होता है। तो ये कहीं भी प्रेफर कर सकती हैं अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ रॉ मटेरियल सोर्स। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ये इस स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट होती है, बहुत बड़ी यूनिट नहीं होती, क्योंकि इसको बस असेंबल करना होता है पार्ट्स को। ये छोटे लेवल पे एम्प्लॉयमेंट देती है, पॉल्यूशन नहीं करती, क्योंकि इसके जो पार्ट्स है वो तो ऑलरेडी कहीं और से प्रोड्यूस होकर के आ गए हैं, तो इसको ये पॉल्यूशन नहीं करती है आपकी। और छोटे लेवल की छोटे यूनिट होती है एक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग की, और एक छोटे लेवल में एम्प्लॉयमेंट देती है लोगों को। और ये जनरली जब आपको रॉ मटेरियल के पास इस्टेब्लिश होना ज़रूरी नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उस एरिया में अपना प्रेफर कर सकते हो इस्टेब्लिश होना जहाँ पे वेल डेवलप ट्रांसपोर्टेशन हो, वेल डेवलप कम्युनिकेशन सिस्टम हो। तो आप उस जगह पे जा करके अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हो, ताकि आपका जो कंपोनेंट पार्ट है वो ईजिली वहाँ पे आपके पास आ जाए और आप अपना फिनिश प्रोडक्ट ईजिली मार्केट तक भेज सको। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, देखो, डायमंड इंडस्ट्री या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मोबाइल के पार्ट्स बन करके आ गए और उसको फिर असेंबल करने का काम करना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का रह जाएगा। तो इस तरह की जो इंडस्ट्री होती है वो आपका उस जगह पे इस्टेब्लिश करती है, इसको रॉ मटेरियल के पास नहीं इस्टेब्लिश होती है। फूड लूज इंडस्ट्री ये इस्टेब्लिश होती है मोस्टली जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन अच्छा हो।
अब हम इंडस्ट्री को क्लासिफाई करेंगे। हमने इंडस्ट्री का कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, हमने इंडस्ट्रीज के वो फैक्टर्स देख लिए जो डिसाइड करता है कि इंडस्ट्री कहाँ स्टैब्लिश होगी। अब हम इंडस्ट्री को क्लासिफाई करेंगे कि कितनी तरह तरह की इंडस्ट्री होती है। तो इंडस्ट्री को आप क्लासिफाई बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। आपके बुक में 4 वे बताया है, 4 तरीका बताया गया है जिस वे में आप इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हो। एक है इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी साइज के बेसिस में इंडस्ट्री को क्लासिफाई करो। सेकेंड है इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट या रॉ मटेरियल, यानी आप किस तरह के इनपुट या रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, या फिर आप किस तरह के इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, किस तरह के आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब किस तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, या फिर इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप, यानी उस इंडस्ट्री का मालिक कौन है। तो इस तरीके से आप इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हो 4 तरीके से, साइज के बेसिस पे, उसके इनपुट के बेसिस में, किस तरह का इनपुट यूज कर रहा है या रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, या किस तरह का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी किस तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर उसका उस इंडस्ट्री का ओनर कौन है। तो ये सारे चारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, इनके सब क्लासिफिकेशंस को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करेंगे हम इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ साइज वो इंडस्ट्री होती है जिसका साइज इन्वेस्टमेंट में भी बड़ा होता है, प्रोडक्शन में भी बड़ा होता है और एम्प्लॉयमेंट में भी बड़ा होता है। यानी ये लार्ज लेवल का एम्प्लॉयमेंट देती है, लार्ज लेवल का प्रोडक्शन करती है और लार्ज लेवल का कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए इसको इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसके जो जब साइज के बेसिस पे आप इंडस्ट्रीज को ये करते हो, डिवाइड करते हो कि वो कितना वो इन्वेस्टमेंट का कितना लेवल है, उसका एम्प्लॉयमेंट का कितना लेवल है, या फिर उसका प्रोडक्शन का कितना लेवल है, तो किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो उस लेवल पे हम डिवाइड कर देंगे इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में। एक हो जाएगा आपका हाउस होल्ड एंड कॉटेज इंडस्ट्री, और एक हो जाएगा आपका स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, एक हो जाएगा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो तीनों लेवल में ना इन्वेस्टमेंट और आपका प्रोडक्शन और आपका साइज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अलग अलग होता है। जैसे पहला क्या है आपका हाउस एंड कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो ये क्या होती है, ये तो बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इसमें ना तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ना तो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, और ना तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ही होता है यहाँ पे। तो एक ये स्मॉल यूनिट होती है, लोकल रॉ मटेरियल को यूज़ करती है, सिंपल टूल, सिंपल मशीन को यूज़ करती है, और ये घर पे ही खोली जा सकती है, जैसे इसका नाम ही है हाउस होल्ड और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये लिटिल इन्वेस्टमेंट में, थोड़े से इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकती है, थोड़े से लोगों को एम्प्लॉय करती है। मोस्टली आपके घर के फैमिली मेम्बर इसमें एम्प्लॉयड होते हैं। इसको ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट से लेना देना नहीं होता है। ये डेली यूज़ के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, और इसका कुछ एग्जांपल हो सकता है, जैसे गोल्ड स्मिथ होते हैं जो स्टोन्स यूज़ करके अपना प्रोडक्शन करते हैं, या फिर क्ले यूज़ करके आप पॉटरी या ब्रिक बना दो, या वुड यूज़ करके आप फर्नीचर बना दो, या लेदर यूज़ करके आप बैग एंड शूज़ बना दो। ये सारी छोटी छोटी इंडस्ट्री आप घर पे भी खोल सकते हो, और इसमें ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। यहाँ इन्वेस्टमेंट का साइज भी छोटा है, प्रोडक्शन का साइज भी छोटा है, एम्प्लॉयमेंट का साइज भी छोटा है, रॉ मटेरियल भी कम क्वांटिटी में यूज़ हो रही है, मशीन भी कम क्वांटिटी में यूज़ हो रही है, और डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो इसको कहा जाता है हाउस होल्ड एंड कॉटेज इंडस्ट्री। साइज के बेसिस में ये सबसे छोटा साइज है। अब मीडियम साइज की जब इंडस्ट्री होती है तो उसको कहा जाता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो साइज के बेसिस में 3 कैटेगरी है। ये एक तो आपका हाउस होल्ड हो गया, दूसरा आपका स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे क्या होता है, ये आप घर पे नहीं खोल सकते, इसको आपको घर से बाहर खोलना पड़ेगा। इसमें आप अनस्किल्ड लेबर नहीं यूज़ कर सकते, मगर बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर भी नहीं चाहिए, सेमी स्किल्ड लेबर आपको चलेगा। आपको इसमें मशीन तो यूज़ करते हो, पर वो मशीन थोड़ा सिंपल मशीन होता है, बहुत ज़्यादा हाई फाई बड़ा मशीन नहीं होता है। और ये एम्प्लॉयमेंट अच्छी देती है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद अगर कोई सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है वो है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री काफ़ी एम्प्लॉयमेंट देती है। इसीलिए जैसे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, ये कंट्री क्या है जो बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है, ये कंट्री इनकरेज करती है लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसमें ज़्यादा लेबर का ज़रूरत पड़े। तो इस इंडस्ट्री को बहुत इनकरेज करती है ताकि लोग का जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। तो ये आपका सेकेंड यूनिट है साइज़ के बेसिस पे। अब साइज़ के बेसिस में जो थर्ड है आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यहाँ पे आपको लार्ज क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन भी होगा, लार्ज लेवल में एम्प्लॉयमेंट भी होगा, लार्ज मार्केट चाहिए आपको अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, क्योंकि आप लार्ज लेवल में प्रोडक्शन कर रहे हो तो लार्ज मार्केट चाहिए।
क्योंकि लार्ज लेवल में प्रोडक्शन करते हो तो लार्ज क्वांटिटी आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए इसमें, और आपको लार्ज बड़े बड़े मशीन चला रहे हो तो बहुत सारी आपको एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और बहुत स्किल्ड लेबर चाहिए आपको इसमें। आप पहला वाला जो है था कॉटेज इंडस्ट्री, उसमें आप अनस्किल्ड लेबर यूज कर सकते थे। सेकेंड वाले में आपको सेमी स्किल्ड चाहिए, थर्ड वाले में आपको स्किल्ड लेबर चाहिए लार्ज स्केल में, क्योंकि यहाँ की जो मशीन बड़ी बड़ी होती है उसको चलाने के लिए स्किल्ड या नॉलेज का होना जरूरी है। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हो और लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हो आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। इसके अलावा यहाँ पे असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन होता है, यानी कि बहुत बड़े लेवल में एक जैसे प्रोडक्ट को बहुत लार्ज लेवल में प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जो इंडस्ट्री है मोस्टली ये 200 ईयर्स पहले ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री का ट्रेंड चला है, और काफ़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई है 200 ईयर बैक। और मोस्टली आपका यूके, नॉर्थ ईस्ट यूएसए एंड यूरोप में ये इस तरह की इंडस्ट्री आपको मिल जाएंगी। तो ये इंडस्ट्री रीजन के बेसिस में, मतलब किस प्लेस में कौन से इंडस्ट्रीज हैं ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इस बेसिस पे आप इस इंडस्ट्री को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो। एक है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन इन डेवलप्ड कंट्री, और एक है हाई टेक्नोलॉजिकल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन डिफ्यूज इन लेस डेवलप्ड कंट्री। अब ये दोनों क्या है ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेंगे, उसके बाद ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री का जो 2 सब पार्ट है उसको हम देखेंगे बाद में। ठीक है, तो ये आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। तो आपने पहले कैसे क्लासिफाई किया इंडस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ साइज क्लासिफाई किया, और इसके 3 कैटेगरी हुए। एक हुआ हाउस होल्ड कॉटेज इंडस्ट्री, और उससे बड़ा हुआ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और उससे भी बड़ा हुआ आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब हम दूसरे तरीके से क्लासिफिकेशन देखेंगे। दूसरे तरीके से जब आप इनपुट के बेसिस में, यानी किस तरह का इनपुट, किस तरह का रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है प्रोडक्शन के लिए, उस बेसिस पे इंडस्ट्री को क्लासिफाई करते हो, तो उसमें आपके 5 कैटेगरीज आते हैं। तो पहला क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पे बेस्ड होती है, यानी कि फील्ड से, फार्म से उस प्रोडक्ट को लाया जाता है इंडस्ट्री में, और फिर उस इंडस्ट्री में उसको प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उसको बेचा जाता है रूरल एंड अर्बन मार्केट में, यानी शहर में और गांव में। तो इसका एग्जांपल हो सकता है आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो वेरियस एग्रीकल्चर फूड को प्रोसेस करके उसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करके या कुछ उसको मतलब ड्यूरेबल बनाती है, थोड़ा ज़्यादा दिन तक वो टिक सके। और इसके अंदर आपका पिकल इंडस्ट्री आ सकता है, जिसमें आप कच्चे आम ले लो खेती से, एग्रीकल्चर से, और उसको अचार बना दो या जूसेस बना दो। तो इस तरह की जो इंडस्ट्री होती है वो आपकी होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी ये बेसिकली क्या यूज करी, कौन सा रॉ मटेरियल यूज करी है, वो रॉ मटेरियल जो उसको एग्रीकल्चर से मिल रहा है। इवन आपका कॉटन एंड रबर इंडस्ट्री भी आपकी इसी कैटेगरी में आती है, क्योंकि ये भी आपको जो कॉटन वॉटन मिलता है ये सब आपको एग्रीकल्चर से ही मिलता है। तो ये होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जो अपना रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से लेती है। सेकेंड इसी के जो एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्री है, इसमें 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। पहले आगे बढ़ने से पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। एक होता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आजकल बहुत फेमस हो रहा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आप क्या करते हो, आप कैनिंग करते हो। कैनिंग क्या होता है, कैन में बंद कर देना, एयर टाइट कैन में अपने फूड प्रोडक्ट को बंद कर देना। एयर टाइट होने के कारण क्या होता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता, क्योंकि उसमें जल्दी से आपका एयर एंड मॉइस्चर नहीं एंटर करता, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता, उसको कहा जाता है कैनिंग। और एक होता है प्रोड्यूसिंग क्रीम। प्रोड्यूसिंग क्रीम भी एक तरह का प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी क्रीम किस तरह से दूध से निकालना, उसको प्रिजर्व करना। या फ्रूट प्रोसेसिंग, किस तरह से फ्रूट को इतना प्रोसेस करना कि आप देख सकते हो कि आप विंटर में भी आप मैंगो खा सकते हो। ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के कारण ही संभव हो चुका है, किस तरह से उसको प्रोसेस करके प्रिजर्व करके रखा जाए। या तो फिर आपकी कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज, कॉन्फेक्शनरी का काम करती है। वो कॉन्फेक्शनरी क्या काम होता है, जब आप जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट में मीठा यानी स्वीट और कार्बोहाइड्रेट जोड़ करके जब बनाते हो, जैसे कि मिठाई बनाना या केक बनाना, तो इस तरह की जो काम होता है वो भी आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो ये कैनिंग, प्रोड्यूसिंग क्रीम, फूड प्रोसेसिंग, कॉन्फेक्शनरी, ये सब आपकी फूड प्रोसेसिंग का ही पार्ट है। ऐसा नहीं है कि फूड प्रोसेसिंग आज ही हो रहा है, पुराने समय में भी एंशियंट टेक्निक भी थी हमारे पास फूड प्रोसेसिंग की। जैसे हम ड्राइंग अंडर द सन करते थे, सन के अंदर सन में आप सुखा दो किसी भी चीज़ को, जैसे आम को काट करके सुखा दो, तो वो क्या होता था, मतलब आप लॉन्ग टाइम तक उसको प्रिजर्व कर सकते थे अगर आप उसको
किसी भी चीज़ को अगर आप धूप में सुखा देते थे तो फर्मेंटेशन के थ्रू, पिकलिंग यानी अचार डालने के थ्रू, इस तरह से हम करते थे। हम पहले भी अपने एक समय का प्रोडक्ट को लॉन्ग टाइम तक के प्रिजर्व करने के लिए हम दूसरा मेथड टेक्निक भी यूज़ किया करते थे। अब वही टेक्निक एडवांस होकर के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है, जैसे कैनिंग करना, मिल्क से क्रीम निकालना एट्सेट्रा। इसी जो फूड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उसमें जो सेकंड कॉन्सेप्ट भी आपको देखना जरूरी है वो है एग्रो बिजनेस। अभी क्या है, एग्रो बिजनेस क्या होता है, एग्रीकल्चर भी एक बिजनेस की तरह आप कर सकते हो। ये क्या होता है, कमर्शियल फार्मिंग होती है। इसमें आप जो फार्मिंग कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, वो कमर्शियल लेवल पे कर रहे हो और लार्ज स्केल में, जैसे इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में होता है वैसे आप लार्ज स्केल में कर रहे हो। जैसे कि इसका एक एग्जांपल हो सकता है कॉर्पोरेशन इन टी प्लांटेशन। तो ये क्या होता है, टी प्लांटेशन कॉर्पोरेशन क्या करती है, बड़े बड़े फील्ड में, एकदम लंबे फील्ड में, बहुत बड़े साइज की फील्ड में अपना टी प्रोडक्शन का खोलती। तो ऐसा इतने लार्ज लेवल पे और मशीन यूज करके वो प्रोडक्शन करती है, ऐसा लगता है जैसे वो एग्रीकल्चर नहीं कमर्शियल इंडस्ट्रीज है। तो इसको कहा जाता है, जब आप लार्ज स्केल में कमर्शियल पर्पज से, प्रॉफिट कमाने के पर्पज से एग्रीकल्चर करते हो तो उसको कहा जाता है एग्रो बिजनेस। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है, फार्म का साइज बड़ा होना चाहिए। छोटे साइज में आप एग्रो बिजनेस नहीं कर सकते। मशीन होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मशीन के थ्रू आप हाई प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें स्ट्रक्चर होता है, कई लेयर्स होते हैं, आपका डिपार्टमेंट्स भी होता है जो ये इस तरह का काम करता है। और ये काफ़ी केमिकल को यूज़ करते हैं, केमिकल रिलायंट होते हैं, केमिकल यूज़ करने में ये आगे होते हैं, क्योंकि इनको प्रोडक्शन क्या करना है, लार्ज स्केल में करना है। तो ये तरह तरह के केमिकल्स भी यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए। तो इसको आप एग्रो बिजनेस या एग्रो फैक्ट्रीज भी कहते हो। जब लार्ज स्केल में कमर्शियल लेवल पे आप एग्रीकल्चर करते हो तो उसको कहा जाता है एग्रो बिजनेस या एग्रो फैक्ट्रीज। तो वो था। अभी हम क्या देख रहे हैं, हम इनपुट के बेसिस पे इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन एक्चुअली देख रहे हैं। तो उसी में हमने दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रो बिजनेस। तो फूड एग्रीकल्चर के बेस्ड इनपुट के बेस में जो इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन है, उसमें पहला था आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को यूज करती है। अब सेकेंड है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो मिनरल को एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है। तो ये मिनरल कुछ भी हो सकते हैं, फेरस मिनरल या नॉन फेरस मिनरल। फेरस मिनरल वो मिनरल होते हैं जो जिसमें आयरन होता है, नॉन फेरस मिनरल वो मिनरल होते हैं जिसमें आयरन नहीं होता, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, ईटीसी। और दूसरा आपका मेटालिक मिनरल में भी दो कैटेगरी होती है, एक मेटालिक मिनरल, एक नॉन मेटालिक मिनरल। तो आप मिनरल में भी क्या मेटालिक मिनरल यूज कर रहे हो या नॉन मेटालिक मिनरल यूज कर रहे हो, इस बेसिस पे आपका इंडस्ट्री ये सारे यूज करने वाले, या तो आप फेरस मिनरल यूज करो या नॉन फेरस मिनरल यूज करो, या मेटालिक मिनरल यूज करो या नॉन मेटालिक मिनरल यूज करो। अगर आप मिनरल यूज कर रहे हो तो वो आपकी जो इंडस्ट्री है, आप मिनरल को एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो तो वो इंडस्ट्री कहलाएगी आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। थर्ड कैटेगरी रॉ मटेरियल के बेसिस पे हो सकता है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। यहाँ पे क्या होता है, आप नेचुरल केमिकल्स को यूज करते हो अपने इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल। जैसे आप मिनरल ऑयल को यूज करते हो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, आप सॉल्ट इंडस्ट्री में एंड अदर इंडस्ट्री में भी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल यूज करते हो। तो जब आप नेचुरल केमिकल को रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हो ना, तो वो कहलाता है आपका केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, तो बहुत सारी इंडस्ट्री जैसे कोल एंड वुड से भी निकलने वाले रॉ मटेरियल को यूज करती है। ये इसी के कैटेगरी में, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री की कैटेगरी में आता है, जिससे वो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, जैसे पॉलिस्टर, सिंथेटिक क्लोथ, इस तरह की जो आर्टिफिशियल क्लोथ्स होते, आर्टिफिशियल फाइबर्स जो होते हैं, जिससे सिंथेटिक का कपड़ा या पॉलिस्टर का कपड़ा, ये जो मैन्युफैक्चर होके फाइबर बनता है, कपड़ा बनता है। जूट एंड कॉटन आपका नेचुरल में आता है। सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर होता है जो कि आपका मशीन से प्रोड्यूस होता है। तो ये भी आपका केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री होता है जो सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस करता है या जो प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है। और भी कई इंडस्ट्री आपकी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री होती है जो कि नेचुरल केमिकल को यूज करती है प्रोडक्शन के लिए। फोर्थ कैटेगरी जो आपका रॉ मटेरियल बेस्ड पे आ सकता है वो है आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। अब फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को यूज करती है, और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसको अपना रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से मिलता है। जैसे आपका वुड मिल जाएगा फॉरेस्ट से, आपका बैम्बू मिलेगा, टिम्बर मिलेगा आपको फॉरेस्ट से। तो जो भी इंडस्ट्री फॉरेस्ट में मिलने वाले रॉ मटेरियल को यूज करती है उसको कहा जाता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें आपका पेपर इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, ये सब आपके फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में आएंगे।
आपका लास्ट इसके कैटेगरी में रॉ मटेरियल के बेसिस में जो कैटेगरी है उसमें जो इंडस्ट्री आती है वो है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री क्या करती है ना, जो एनिमल के प्रोडक्ट होते हैं ना उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती है, इसलिए कहा जाता है इसको एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। तो इनके जैसे प्रोडक्ट क्या होते हैं, लेदर यूज़ करना एनिमल का कुछ बनाने के लिए, जैसे बैग, बेल्ट एट्सेट्रा। या आइवरी, यानी क्या होता है आइवरी, वो दांत, जो हाथी का दांत या किसी और जानवर का दांत यूज़ करना कुछ किसी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, या सिप का वूल यूज़ करना। तो ये जो भी आप एनिमल के प्रोडक्ट को यूज़ करके अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो आपका एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री होगा। तो इसी तरह से रॉ मटेरियल कैसा यूज़ कर रहे हो, कैसा इनपुट यूज़ कर रहे हो, उस बेसिस पे आपने 5 कैटेगरी में इंडस्ट्री को डिवाइड कर दिया। आपने साइज के बेसिस पे 3 कैटेगरी बनाई और रॉ मटेरियल के बेसिस पे आपने 5 कैटेगरी देखी। एक होता है एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट यूज़ करने वाला एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट का प्रोडक्ट यूज़ करने वाला फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, और एनिमल का प्रोडक्ट यूज़ करने वाला एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल्स को यूज़ करने वाला मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, एंड केमिकल, नेचुरल केमिकल को यूज़ करने वाला केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। अब हम थर्ड कैटेगरी का आप क्लासिफिकेशन देखेंगे। थर्ड कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन आउटपुट। तो आउटपुट यानी कि आप किस तरह का प्रोडक्ट बना रहे हो, फाइनली आप जो भी रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो आप बना क्या रहे हो, उस बेसिस पे आप इंडस्ट्री को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है बेसिक इंडस्ट्री, एक होता है कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री या नॉन बेसिक इंडस्ट्री। तो बेसिक इंडस्ट्री क्या होता है, वो ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिसको कंज्यूमर नहीं यूज़ कर सकता, उसको इंडस्ट्री यूज़ करती है। उस प्रोडक्ट का डिमांड इंडस्ट्री की तरफ से आता है, कंज्यूमर की तरफ से नहीं आता। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उसने क्या बनाया, स्टील बनाया। अब स्टील का कंज्यूमर क्या करेगा, स्टील से बनेगी मशीन, तो मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री वो आयरन एंड स्टील ले जाएगी, या एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री वहाँ से आयरन एंड स्टील ले जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक इंडस्ट्री होती है जो बेस होती है दूसरे इंडस्ट्री का। दूसरे इंडस्ट्री अपना जो मशीन है वो इसी के बेस, इनसे मिलने वाले मटेरियल के बेस पे ही बना सकते हैं। तो ये अगर इंडस्ट्री ना हो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो दूसरे इंडस्ट्रीज का काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनका जो यूज़ करने वाली मशीन है वो इन्हीं से मिलने वाले प्रोडक्ट से बनती है। तो ये एक्चुअली वो प्रोडक्ट बना रही है जिसको इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, कंज्यूमर डिमांड नहीं कर रही। इसको कहा जाता है बेसिक इंडस्ट्री। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री या नॉन बेसिक इंडस्ट्री क्या होती है, वो प्रोडक्ट बनाती है जिसको कंज्यूमर डायरेक्टली यूज़ करता है। जैसे आप सोप बना लो, या फिर आप क्लोथ बना लो, या आप टी बना लो, कॉफ़ी बना लो। तो ये सब क्या होता है, डायरेक्टली कंज्यूमर का यूज़ करने वाला प्रोडक्ट आप बना रहे हो। तो जब आप डायरेक्टली कंज्यूमर को यूज़ करने वाला प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री है, या कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री है, नॉन बेसिक इंडस्ट्री है। या तो आपने वो प्रोडक्ट बनाया जो आप कंज्यूमर नहीं यूज़ करेगा, उसको दूसरी इंडस्ट्री यूज़ करेगी, तो वो बेसिक इंडस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, तो आउटपुट के बेसिस पे आपने 2 कैटेगरी में इंडस्ट्री को डिवाइड किया। अब नेक्स्ट आप देखोगे इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप। तो अब ये लास्ट क्लासिफिकेशन है आपका इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन में। ये आपका होता है पब्लिक सेक्टर, इसमें आएगा, प्राइवेट सेक्टर आएगा और ज्वाइंट सेक्टर आएगा। ये है कि उस इंडस्ट्री का ओनर कौन है। अगर उसका ओनर गवर्नमेंट है तो वो आएगा पब्लिक सेक्टर के अंदर। ज़्यादातर सोशलिस्ट कंट्री में क्या होता है, सारी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ओन करता है। ठीक है, तो ये पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसका ओनर गवर्नमेंट होता है। आपका सोशलिस्ट कंट्री इसके लिए फेमस है। अगर आप मिक्स्ड इकोनॉमी में जाओगे, जैसे कि अपनी इंडिया है, वहाँ पे कुछ पब्लिक सेक्टर कुछ प्राइवेट सेक्टर मिलेंगे। यानी कि हम पब्लिक सेक्टर को भी सपोर्ट करते हैं और इनकरेज करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर्स को भी इनकरेज करते हैं। तो ये होती है पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट ओन करता है। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसको ओन पब्लिक ने, मतलब कि गवर्नमेंट नहीं करेगी, उसको कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ओन करेगा। ज़्यादातर जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, जो आजकल ज़्यादातर कैपिटलिस्ट ही कंट्री है, तो वो कैपिटलिस्ट कंट्री मोस्टली प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करती है, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप को इनकरेज करेगी। तो ये आपको ज़्यादातर कैपिटलिस्ट कंट्री में मिल जाएगा, जिसका वो इंडस्ट्री जिसके ओनर प्राइवेट पर्सन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है। तीसरा आपका इसमें क्या होता है, ओनरशिप के बेसिस में ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर में या तो कोई स्टॉक कंपनी उसको मिल करके, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल स्टॉक कंपनीज उसको मैनेज करती है, या फिर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट भी और कुछ प्राइवेट लोगों के साथ गवर्नमेंट मिल करके इस सेक्टर को मैनेज करता है। तो जब ज्वाइंटली पब्लिक और प्राइवेट इंडिविजुअल मिल करके उसको मैनेज कर रहे हैं तो वो कहला जाएगा आपका ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो ओनरशिप के बेसिस पे हो गया आपका 3 कैटेगरी, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर। तो ये आपका बेसिकली हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री।
अब मैंने जब लार्ज स्केल इंडस्ट्री बताया था तो मैंने आपसे बात की थी कि ब्रॉड रीजन के बेसिस पे भी इंडस्ट्री को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। तो ब्रॉड रीजन के बेसिस में जब आप दो कैटेगरी में इंडस्ट्री को, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को डिवाइड करते हो, तो एक आता है आपका ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री और एक आता है आपका हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, एक एक करके हम देखेंगे। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है ना जो कि आपका मोस्टली पुराने समय में इस्टेब्लिश हुआ इंडस्ट्री है और जनरली इसको कोल्ड फील्ड के पास आप इस्टेब्लिश करते हो या फिर रॉ मटेरियल के सोर्स के सामने इस्टेब्लिश करते हो। और ये बहुत मतलब या तो मेटल स्मेल्टिंग का, यानी मेटल्स को मेल्ट करने वाला काम, या हेवी इंजीनियरिंग का काम, या केमिकल प्रोड्यूस करने वाला काम, या टेक्सटाइल प्रोडक्शन का काम, इस तरह की जो इंडस्ट्री होती है ये बड़ी बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है। और ये इंडस्ट्री क्योंकि बहुत पुराने समय से सेटल्ड है, बहुत लंबे समय से, ट्रेडिशनल यानी कि बहुत पुराने समय से सेटल्ड है, तो ये इंडस्ट्री को स्मोक स्टैक भी कहा जाता है क्योंकि अब वो यूज़ करते करते उसकी मशीनरी ओल्ड हो चुकी है और काफ़ी समय से वहाँ प्रोडक्शन चल रहा है, तो पोल्यूशन भी हो ही रहा होगा लंबे समय से उस जगह पे, तो वो एक पोल्यूटेड एरिया जैसा एरिया हो जाता है, तो इसलिए उसको कहा जाता है स्मोक स्टैक एरिया। जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि वहाँ पे आपको लार्ज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उस एरिया में जो लार्ज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा वो उस इंडस्ट्री के थ्रू ही होगा। वो इंडस्ट्री वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है और ज़्यादातर वहाँ के आसपास में रहने वाले लोग आपको दिखेंगे कि उसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वर्क कर रहे हैं। वहाँ पे हाई डेंसिटी हाउसिंग एंड इंफीरियर एंड पुअर सर्विस मिलेगी आपको, इसलिए मिलेगी, देखिए वो पुराने समय में सेटल हुआ इंडस्ट्री है, तो पुराने समय में जो हाउसिंग का स्ट्रक्चर था उसी तरह की आपको हाउसिंग स्ट्रक्चर दिखेगी, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एक दूसरे के आसपास दिखेगा, ब्रॉड रोड नहीं दिखेगा आपको वहाँ पे। जो सर्विस है जो पुराने समय से चली आ रही है, तो पुराना मेथड से चल रही है, तो वो पुअर क्वालिटी की होगी, इंफीरियर क्वालिटी की सर्विस और फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। और वहाँ का इन्वायरमेंट भी अनअट्रैक्टिव होगा, बहुत अच्छा तो नहीं होगा क्योंकि पोल्यूशन तो वहाँ पे लंबे समय से हो रहा है, तो इन्वायरमेंट वहाँ की ऑलरेडी थोड़ी सी डिग्रेड हो चुकी होगी। और वेस्ट हीप, यानी वेस्ट हीप क्या होता है आपका, जैसे कि आपने इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री से बहुत सारे वेस्ट पार्ट्स निकलते हैं, तो वो क्या करता है उसको इकट्ठा करते जाता है, एक जगह इकट्ठा करते जाता है, इकट्ठा करते करते वो एक पहाड़ जैसा बड़ा सा उनका, आप कई इंडस्ट्री के आसपास देखोगे ना, उनसे निकला हुआ जो वेस्ट होता है वो पहाड़ की तरह से बगल बगल में खड़ा हुआ आपको दिखेगा, तो इसको कहा जाता है वेस्ट हीप। तो ये आपको उस जगह पे कॉमनली दिख जाएगा। और अगर ये इंडस्ट्री किसी कारण से बंद हो जाता है, मान लो वर्ल्ड लेवल पर उसका डिमांड घट गया उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट का, और उस इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाए, तो लार्ज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ फैल जाएगा, लोग इमिग्रेशन करने लगेंगे। इमिग्रेशन मतलब वो उस जगह को छोड़ छोड़ के जाने लग जाएंगे और वहाँ पे डिरिलिक्ट लैंड एरिया का प्रॉब्लम आ जाएगा। ये वो लैंड एरिया होता है जो अब यूज़ का नहीं रह गया, जो बैड कंडीशन में है, तो उस तरह का आपको लैंड का वो मतलब कि वहाँ के फिर वो जो लैंड एरिया वो वहाँ की हाउसिंग खाली हो जाएगी, हाउसेस, और वहाँ की फैक्ट्री खाली पड़ जाएगी, तो वो लैंड आपका बैड कंडीशन में, मतलब पुराने तरीके के कंस्ट्रक्शन में अब किसी काम का नहीं टाइप का लैंड एरिया आपके आसपास बन जाएगा अगर ये यहाँ की इंडस्ट्री बंद होती है तो वो था आपका ट्रेडिशनल लैंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री का, वो है आपका रूर कोलफील्ड जर्मनी का। तो ये जो रूर कोलफील्ड जर्मनी का ये बहुत ही पुराने समय से इस्टेब्लिश हुआ एक इंडस्ट्रियल सेंटर है और ये यूरोप में बहुत फेमस इंडस्ट्रियल रीजन है। इसके लिए तो आपका सेकेंड वर्ल्ड वार के समय आप इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में जब आपने पढ़ा होगा, जर्मनी का दूसरे यूरोपियन कंट्री से इस रीजन के लिए काफ़ी लड़ाई हुआ था, तो ये रीजन काफ़ी फेमस इंडस्ट्रियल रीजन रहा है। तो यहाँ पे आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत फेमस था। जब यहाँ पे आयरन ओर ख़त्म हो गया, इस रीजन का पूरा आयरन ओर एग्जॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया, तब भी दूसरी जगहों से आयरन को इंपोर्ट करके वाटर के थ्रू लाया गया और इस रीजन को हमेशा मतलब उसको कंटिन्यू किया गया, उस इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पे कंटिन्यू किया गया। जो रूर एरिया है वो जर्मनी का 80% स्टील इस रूर एरिया से ही प्रोड्यूस होता है
और यहाँ पर भी आपको जैसे ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री के आसपास जो प्रॉब्लम दिखती है कि वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वेस्ट हीप है, या फिर डिफ्यूज मतलब कि वहाँ पे प्रॉपरली हाउसिंग नहीं है, इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो भी इस एरिया में आपको जर्मनी के कोल फील्ड में रीजन में आपको कॉमन दिखेगा, रूड कोल फील्ड में। तो इनिशियली ये फेमस तो अपने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कोल के लिए था, मगर बाद में अब उसमें अभी भी वो फेमस है, अभी भी वो चल रहा है, और वो है अपना ओपेल कार के असेंबली प्लांट के लिए। यानी वहाँ पे ओपेल कार का जो असेंबल करने का, पार्ट्स को असेंबल करके कार मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है वहाँ ये चलता है। फिर नए नए केमिकल प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री वहाँ पे सेटल हो गई है, कई यूनिवर्सिटी वहाँ पे सेटल हो गई है, कई शॉपिंग सेंटर आउट ऑफ टाउन वहाँ पे खोल दिए गए हैं। तो इससे भी अभी तक इसका इम्पोर्टेंस बना हुआ है, इस ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रीजन का इम्पोर्टेंस आज भी बरकरार है। और मगर उसका लैंडस्केप काफ़ी बदल गया, मतलब जिस तरह से पहले वो दिखता था अब वो वैसा नहीं दिखता, अब थोड़ा बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, नए नए कंस्ट्रक्शन वहाँ हो गए हैं। अब सेकंड कैटेगरी देख लें, क्योंकि रीजन के बेसिस में मैंने बताया दो कैटेगरी था, एक तो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल रीजन आपने देख लिया। अब कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, तो ये जो नए नए इंडस्ट्री है, नए नए अभी नए जनरेशन का इंडस्ट्री है, और ये काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को काफ़ी इंपॉर्टेंस देता है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूज़ करके हाई साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैरेक्टर के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस देने वाला नया टाइप का इंडस्ट्रीज है। तो इसमें आपको वाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर वर्कर्स दिख जाएंगे। वाइट कॉलर वर्कर क्या होते हैं? जो प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं, जो मतलब जो काफ़ी एडुकेटेड होते हैं वो, और जो माइंड को जो ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको कहा जाता है वाइट कॉलर वर्कर, वाइट कॉलर प्रोफेशनल वर्कर्स। और जो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं वो मैनुअल वर्क करते हैं, जो मतलब कि अपने मैनुअल जो मतलब हाथों से काम करने वाला काम करते हैं। तो ये जो ब्लू कॉलर वर्कर और वाइट कॉलर वर्कर दोनों आपको इस इंडस्ट्री में दिखेंगे। और वाइट कॉलर वर्कर का जो नंबर और पोजीशन, मतलब जो उनका पोजीशन है और जो स्टेटस है वो काफ़ी ऊपर है कंपेयर टू ब्लू कॉलर वर्कर से। तो इस इंडस्ट्री के कुछ एग्जाम्पल देख लो आप। रोबोटिक ऑन असेंबली, क्या डेवलपमेंट ऑफ न्यू केमिकल एटसेट्रा। तो ये सारे क्या है? एग्जाम्पल हैं आपके हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के। ठीक है, ये हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज का जो रीजन है वो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री से काफ़ी अलग है। वहाँ पे क्या था? डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था, मतलब कि वहाँ पे हाउसिंग उतने अच्छे से कंस्ट्रक्शन नहीं थे, क्राउडेड एरिया में कंस्ट्रक्टेड थे, वहाँ पे फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी। पर यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है उसका। यहाँ पे आपका नीटली स्पेस्ड बिल्डिंग्स है, अच्छे से, मतलब नया नया कंस्ट्रक्शन है तो अच्छे से नीटली स्पेस करके प्लांट करके बनाया गया है, और मॉडर्न बिल्डिंग्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। और ये इंडस्ट्रीज काफ़ी आपका जो रीज़न है वो आपको बहुत पॉश एंड मॉडर्न तरीके का दिखेगा। ये जो हाईटेक इंडस्ट्री है, जो एक किसी रीजन में क्या होता है, एक ही रीजन में जाकर के कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, सब अपना एक जगह पे खोल लेती हैं और वो काफ़ी स्पेशलाइज हो जाती हैं अपने काम में। और जिस रीजन में वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती हैं, जो ये हाईटेक इंडस्ट्री है, उस रीजन को कहा जाता है टेक्नोपॉलिस। तो ये जो टेक्नोपॉलिस उस रीजन को कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल टेक्नोपॉलिस, वो कौन सी रीजन है जो टेक्नोपॉलिस के नाम से फेमस? अगर इसका एग्जाम्पल बताना हो तो आप बता सकते हो कि जो आपकी सिलिकॉन वैली एंड सिलिकॉन फॉरेस्ट है यूएसए में, ये रीजन जो है यूएसए का एक रीजन है, सिलिकॉन वैली एंड सिलिकॉन फॉरेस्ट, ये टेक्नोपॉलिस नाम से भी जानी जाती है। हमारे इंडिया में भी जो बेंगलुरु है उसको भी आप टेक्नोपॉलिस बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाईटेक इंडस्ट्री एक जगह पे पूरी कॉन्सेंट्रेटेड है बेंगलोर रीजन में। तो ये आपका दो कैटेगरी ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री आपने देख लिया। अब क्योंकि इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम आयरन एंड स्टील एंड कॉटन इंडस्ट्री के बारे में बात करके इस लेसन को कंक्लूड करेंगे। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत फेमस इंडस्ट्री होती है, ये किसी भी कंट्री का बेस होता है। अगर किसी कंट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नहीं होगी तो उस कंट्री को डेवलप होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या होती है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से ही सारे मशीन बनेंगे जिससे दूसरी इंडस्ट्री चलेगी। ठीक है, तो इसको बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है क्योंकि इसका प्रोडक्ट इंडस्ट्री वाले यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए। और इसको हेवी इंडस्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल यूज़ करता है, आयरन, कोल, ये सब बहुत बल्की होता है, बहुत हेवी होता है, इसलिए इसको हेवी इंडस्ट्री भी कहा जाता है। तो जो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किस तरह से वर्क करती है, इसमें आप क्या करते हो? आयरन को लेते हो,
आयरन ओर को लेते हो, उसको ब्लास्ट फर्नेस में डालते हो, साथ में आप कार्बन एंड लाइमस्टोन भी डालते हो और फिर उसमें हॉट एयर ब्लास्ट कर देते हो, तो वो आयरन आपका पिघलने लगता है, पिघल जाता है, मोल्टेन फॉर्म में आ जाता है। जब वो मोल्टेन फॉर्म में आ जाता है तो इम्प्यूरिटीज को छोड़ देता है और फिर उसको ठंडा करके मोल्ड कर दिया जाता है अपने शेप के हिसाब से। और इस ये जब ठंडा होके मोल्ड हो जाता है तो उससे उसको कहा जाता है पिग आयरन। इसी पिग आयरन में आप मैग्नीज को ऐड कर देते हो और पिग आयरन को स्टील में कन्वर्ट कर देते हो। तो इस तरह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वर्क करती है। तो पहले ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मोस्टली उस जगह पे स्टैब्लिश थी जहाँ पे कोल फील्ड हुआ करता था या आयरन फील्ड होता था, यानी कि जो भी मिनरल जो इसमें लगते हैं, कोल, आयरन, लाइमस्टोन, जिस एरिया में ये सारे मिनरल मिलते थे उसी एरिया में इस इंडस्ट्री को सेटल किया जाता था। बाद में इसको उस जगह पे सेटल करने लगे लोग जहाँ पे पोर्ट फैसिलिटी, सी पोर्ट्स हो, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी हो ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। अब प्रेजेंटली इसको उस एरिया में इस्टेब्लिश करते हैं हम जहां पर मार्केट ज़्यादा हो, क्योंकि आपको एट द एंड उसको बेचना है। तो अगर आप उस मार्केट एरिया के आसपास ही सेटल हो जाओगे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट जाएगा। तो अब इस्टेब्लिश करने के लिए हम किसको देख रहे हैं? हम मार्केट एरिया को देखते हैं। पहले हम उसका माइन देखते थे, जो रॉ मटेरियल का माइन देखते थे उसको इस्टेब्लिश करने के लिए। बाद में हम पोर्ट देखने लगे और अब हम उसका मार्केट एरिया देखने लगे इसको इस्टेब्लिश करने से पहले। तो पहले सिर्फ लार्ज इंटीग्रेटेड मिल हुआ करती थी आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस करने के लिए, पर अब छोटी छोटी मिनी मिल्स भी आपको दिख जाएंगी जो इसमें आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन में काम कर रही हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मिल जाएगा? इंडिया में आपको दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, विशाखापट्टनम, सलीम, बोकारो, जमशेदपुर एंड कुटी बम्पू में मिल जाएगा। जापान में आपको टोक्यो, योकोहामा एंड नागासाकी में मिल जाएगा। चाइना में आपको वुहान, सांघई एंड टाइंस्टेन में आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मिल जाएगी। यूएसए में ग्रेट लेक रीजन, अटलांटिक कोस्ट में आपको फेमस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मिल जाएगी। पीटर्सबर्ग भी एक रीजन है जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है यूएसए में, मगर अब वहाँ की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो डिक्लाइन हो रही है। वहाँ की इंडस्ट्री अब पुरानी हो चुकी है और बंद हो रही है, इसलिए अब उसको रस्ट बाउल ऑफ यूएसए भी कहा जाता है। रस्ट क्या होता है? जंक लग जाना। आयरन में जब जंक लग जाता है तो वो इंडस्ट्री अब क्योंकि बंद होने लगी है, डिक्लाइन होने लगी है, तो उस रीजन को आप रस्ट बाउल ऑफ यूएसए भी कहने लगे हो। अब रशिया में आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग में और दूसरी जगहों पे मिल जाएगा। और यूके में आपको पोर्ट टैलबोट एंड बर्मिंघम में मिल जाएगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब लास्ट हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लेते हैं। इसके 3 सेक्टर होते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के तीन सेक्टर में प्रोड्यूस किया जाता है। तीनों जगहों पे तीनों जगह पे कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस किया जाता है। तीनों जगह पे आपका तीनों में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। पहला इसका आता है आपका हैंडलूम्स और फिर आपका आएगा पावर लूम। हैंडलूम को पहले हम देख लेंगे। हैंडलूम वो होता है जो लेबर इंटेंसिव होता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लेबर एम्प्लॉयड होते हैं। तो इसमें आपका सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए और आप इसमें लार्ज एम्प्लॉयमेंट करते हो इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ये आपका क्योंकि लेबर इंटेंसिव होता है तो कैपिटल कम लगता है, तो कैपिटल में इन्वेस्टमेंट भी इसमें कम चाहिए। इसमें हम हाथों से स्पिनिंग, वीविंग है करके फिनिशिंग करते हैं फैब्रिक को, यानी क्लॉथ इस तरीके से हाथों से चला करके बनाया जाता है। हाथों से इन मशीन को, स्पिनिंग मशीन को चला करके, वीविंग मशीन को चला करके हम कॉटन क्लॉथ बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है खादी, जो गांधी जी बहुत जिसका एडवर्टाइजमेंट करते थे, वो भी आपका हैंडलूम के अंदर ही आता है। दूसरा आपका इसमें है पावरलूम सेक्टर। पावरलूम में क्या होता है? हैंडलूम में आप हाथों से चलाने वाले मशीन यूज कर रहे थे। पावरलूम में वो मशीन होती है जो कि पावर से, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो ये मशीन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है, लेबर जो यूज़ करने की क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लेवल में हो सकता है। कंपेयर टू हैंडलूम में पावरलूम में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। थर्ड आपका इस कैटेगरी में आता है मिल सेक्टर। मिल सेक्टर वो है जो इससे भी ज़्यादा एडवांस है, पावरलूम से भी ज़्यादा एडवांस है। इसमें ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें बल्क में, लार्ज क्वांटिटी में आप प्रोडक्शन कर सकते हो फाइन क्लोथ्स का। फाइन क्लोथ्स क्योंकि मशीन आपकी सिल रही है तो वो धागों के बीच में कम गैप रखती है। तो इस तरह से जो फाइन क्लोथ्स तैयार करती है आपकी बल्क में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, मिल सेक्टर में, जो कि पूरी तरह से मैकेनाइज हो गई है। तो आपका हैंडलूम में बिल्कुल लेबर यूज हो रहे थे, पावरलूम में थोड़ी थोड़ी मशीनें चलने लग गई और मिल सेक्टर तो पूरी तरह से मैकेनाइज हो गया। तो ये आपके कॉटन टेक्सटाइल के
3 सेक्टर्स हैं। अब हम वो रीज़न देख लेते हैं जहाँ से आपको रॉ कॉटन, यानी कि जो जहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होती है कॉटन की, वो आपका है रॉ कॉटन का रीज़न क्या क्या आएगा? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, यूएसए, उज्बेकिस्तान एंड इजिप्ट। इन 6 कंट्री में 50% कॉटन प्रोड्यूस हो जाता है। इंपोर्टिंग रीजन, कौन ये रॉ कॉटन को कौन इंपोर्ट करता है, अपने कंट्री में कौन मंगवाता है? मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज हमारी इस रॉ कॉटन को खरीदती है। क्यों खरीदती है? क्योंकि उनके रीजन में ये कॉटन नहीं हो पाता, उनका क्लाइमेट इसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उनके वो टेम्परेट रीजन में रहते हैं और उनके पास फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट नहीं है। वहाँ पे आपका फ्रोस्ट का प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, तो वहाँ पे आपका कॉटन हो ही नहीं सकता वहाँ के क्लाइमेट में। इसीलिए वो ये सारे कॉटन हमारे कंट्री या दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं अपने रीजन में, मोस्टली यूरोपियन कंट्री। अब इस कॉटन का टेक्सटाइल बना करके, कपड़ा बना के कौन कौन सी कंट्री बेचने में आगे है? तो जापान, यूके एंड नॉर्थ वेस्ट यूरोप, ये सारी कंट्री आपकी कॉटन टेक्सटाइल बेचने में आगे हैं। इंडिया का आप देखोगे नाम रॉ कॉटन में तो आ रहा है, यानी कि हमारे कंट्री में कॉटन प्रोड्यूस तो बहुत होता है पर टेक्सटाइल कम प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो उतनी हाई नहीं है और हमारे कंट्री में थोड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट का भी प्रॉब्लम है। तो जो हमारी कंट्री का जो कॉटन टेक्सटाइल है वो दूसरी कंट्री जैसे जापान अपान के कॉटन के सामने थोड़ी इंफीरियर क्वालिटी की हो जाती है और थोड़ी कॉस्टली पड़ जाती है। इसलिए हम कॉटन, रॉ कॉटन के प्रोडक्शन में हमारा नाम आएगा, आपको कॉटन टेक्सटाइल के प्रोडक्शन में नहीं आएगा। तो ये सारा आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो नेचुरल फाइबर और इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत है, लोग यूज करना पसंद करते हैं। पर क्योंकि अब सिंथेटिक फाइबर आ गया है, सिंथेटिक फाइबर वो क्या फाइबर होता है? वो कपड़े जो मशीन से भी बन सकते हैं, जो आर्टिफिशियल तरीके से मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जैसे आपका सिंथेटिक क्लोथ या पॉलिस्टर क्लोथ। तो इस तरह के जो फाइबर इंट्रोड्यूस हो गए हैं जो कि कंपेरेटिवली चीप पड़ते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, तो इसके कारण, सिंथेटिक फाइबर के आने के कारण ये कॉटन का डिमांड अब कम होने लगा है और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी कम हो गई है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको नोट के साथ साथ एक्सप्लेनेशन के साथ साथ नोट भी दिया है, तो या तो आप पॉज करके उससे नोट डाउन कर ले या तो उसका स्क्रीनशॉट ले करके उसको प्रिंट आउट ले ले, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।